हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल। इस लेक्चर में हम राज्य की कार्यपालिका डिस्कस करने वाले हैं। हमने लूसेंट की पॉलिटी जो है, इंडियन पॉलिटी, उसकी प्लेलिस्ट बना दी है। आप प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, हमारे चैनल में प्लेलिस्ट बना दी है हमने आप लोगों के लिए। इस लेक्चर में हम राज्य की कार्यपालिका डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं ज्यादा देरी ना करते हुए। तो सबसे पहले मैं जानकारी के लिए आपको बता दूं कार्यपालिका क्या होती है। तो सरकार का वह अंग होता है, जो सरकार होती है राज्यों की, सरकार का वह अंग होता है जो राज्य के शासन का अधिकार रखती है। जो राज्य के शासन, राज्य में शासन कैसे चलेगा उसका अधिकार रखती है और उसकी जिम्मेदारी भी उठाती है कार्यपालिका, है ना। तो कार्यकारिणी कानून को क्रियान्वयन करती है और उसे लागू करती है। यही कार्यपालिका होती है, जहां कार्य किए जाते हैं, शासन का अधिकार रखती है। तो समझ में आ गया। तो देखिए यहां से क्या चालू हो रहा है, भाग 6। तो हमने भाग 5 पढ़ लिए। तो भाग 6 जो है फ्रेंड्स, राज्य। भाग 6 जो है ये राज्य है। भाग 5 में हमने संघ पढ़े थे। ये अनुच्छेद कहां से शुरू होता है? ये अनुच्छेद 152 से 151 तक भाग 5 था। 152 से 237 तक के राज्य के बारे में लिखा हुआ भाग 6 में। भाग 5 में संघ के बारे में और भाग 6 में राज्य के बारे में। तो आइए यहां से हम समझते हैं। तो देखो, राज्यपाल शुरू होता है। तो देखिए सबसे पहले राज्यपाल के बारे में पढ़ना है। तो संविधान के भाग 6 में राज्य शासन के लिए प्रावधान किया गया है। वह प्रावधान जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों के लिए लागू होगा। तो देखो, पहले जम्मू कश्मीर को छोड़कर था। क्यों? क्योंकि 370 विशेष राज्य का दर्जा था, लेकिन वह अब हट चुका है, इसलिए वहां भी लागू होगा। ये पुरानी बुक है, इसलिए वैसा लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं। तो राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। एक बात याद रखिए आप, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है। वह प्रत्यक्ष रूप से अथवा अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। वह प्रत्यक्ष रूप से करता है, लेकिन अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से इसका प्रयोग करता है। अर्थात राज्यों के राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है। यह पूछा जा सकता है, राज्य में कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? तो राज्यपाल होता है। अर्थात राज्यों में राज्यपाल की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान की होती है, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद में निहित होती है। देखो, वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास है ना, लेकिन कार्यपालिका का प्रधान कौन होता है? राज्यपाल होता है। तो नेतृत्व में मंत्री परिषद के पास निहित होती है। तो जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा जवाब देना है ना। राज्यपाल की कार्यपालिका यानी राज्य की स्थिति कार्यपालिका के प्रधान होती है, राज्यपाल की, परंतु वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के पास होती है। देखो, मूल संविधान में का मतलब, जब संविधान बना था, अनुच्छेद 53 में लिख रखा है कि भारत का यानी प्रत्येक राज्यों का एक राज्यपाल होगा। तो कभी क्वेश्चन वाला आ सकता है अनुच्छेद 153 में, अनुच्छेद 1 देखो 152 से शुरू होता है। ये 152 से ये भाग शुरू होता है। तो 152 में राज्य की परिभाषा दी हुई है और 153 में राज्यपाल के बारे में लिखा है कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। यहां उल्लेखित था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो पहले संविधान जब बना था तो उसमें अनुच्छेद 153 में यह लिखा हुआ था कि प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? किंतु सातवें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा, यह पूछा जा सकता है कौन से संविधान संशोधन? 7वें संविधान संशोधन 1956 के द्वारा इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया। इसमें एक परंतुक जोड़ दिया गया जिसके अनुसार एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए भी राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो 7वां संविधान संशोधन में यह किया गया कि एक ही व्यक्ति 2 या 2 से अधिक, यहां लिखा हुआ है 2 या 2 से अधिक, 2 राज्यों का हो सकता है, जैसे एमपी और उत्तर प्रदेश दोनों का एक ही राज्यपाल हो सकता है, या अधिक भी लिखा हुआ है 3 राज्यों का भी हो सकता है ना। तो ये बताया गया यहाँ पे 7वां संविधान संशोधन द्वारा ऐसा किया गया। जबकि संविधान बन के तैयार हुआ था तो अनुच्छेद 153 में केवल ये था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। समझ में आया? राज्यपाल की योग्यताओं के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या योग्यता रहेगी राज्यपाल यदि बनना है। तो राज्यपाल पद पर नियुक्त किए जाने वाले व्यक्ति को निम्न योग्यताएं होनी अनिवार्य है। तो वह भारत का नागरिक हो। तो ये तो सबको पता है, भारत का नागरिक रहेगा जब ही बन पाएगा। वह 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका होगा, है ना। तो हमने पढ़े राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के लिए 35 है, वैसे ही राज्यपाल के लिए भी 35 है फ्रेंड्स, याद रखना है। किसी प्रकार के लाभ के पद पर ना हो, किसी प्रकार का कोई ऐसा लाभ का पद जिसमें सरकारी पद लाभ के पद पर ना हो। वह विधानसभा का सदस्य चुनने योग्य हो।
वह विधानसभा का सदस्य चुनने योग्य भी होना चाहिए, जब जाके बनाएंगे तो ये राज्यपाल की योग्यताएं दी गई है फ्रेंड्स, याद रखना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। तो कौन करता है राज्यपाल की नियुक्ति? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है, परंतु राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता ही है। ये डायरेक्ट याद रखना है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि राष्ट्रपति यानी जब राष्ट्रपति चाहे तब उन्हें हटा सकता है। प्रसाद पर्यंत का मतलब यह है कि राष्ट्रपति जब चाहे, क्या कि राज्यपाल को हटाने का उल्लेख संविधान में नहीं किया गया है, तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है, कि राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कब हटाना है, क्या करना है ना। कदाचार के आधार पर हो सकता है या कैसे भी उसको हटाया जा सकता है, लेकिन प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है, ये आपको याद रखना है। जैसे जो आप कभी मंदिर गए होंगे, वहां पर प्रसाद देने वाले की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपको प्रसाद देना चाहे कि नहीं देना चाहे। वैसे ही तो यहाँ पर जब राष्ट्रपति चाहे तब उन्हें हटा सकता है, तो ये शब्द वही है ना। तो ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 156 के 1 में। त्यागपत्र, वह पद त्याग कर सकता है, तो वह अपना पद त्याग भी कर सकता है। यह अनुच्छेद 156 के 2 में लिखा हुआ है कि वह अपना पद त्याग भी कर सकता है। और त्यागपत्र किसको देगा? वो राष्ट्रपति को देता है त्यागपत्र। तो समझ में आ गया, यहां से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं। तो देखिए, भारत के संविधान में राज्यपाल को अपने पद से हटाने हेतु किसी भी प्रकार की प्रक्रिया का उल्लेख नहीं है, इसीलिए तो वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर पद धारण करता है। इसका मतलब उसको हटाने की कोई प्रक्रिया नहीं दी गई है, राष्ट्रपति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसको हटाना है कि नहीं हटाना है ना। तो समझ में आ गया। राज्यपाल का वेतन 3,50,000 रुपये प्रति माह होता है। राज्यपाल का वेतन जो है पहले 1,10,000 रुपये था, पहले 1,10,000 रुपये था। ये 2017 में बढ़ाकर सबके वेतन बढ़े हैं, 3,50,000 रुपये मासिक है। यदि 2 या 2 से अधिक राज्य, यदि 2 या 2 से अधिक, मान लो एक राज्यपाल है, वो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही राज्यपाल होगा, तब उनके दोनों राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करे। तो 2 राज्यों का मान लो एक साथ है, तो राष्ट्रपति अनुपात डिसाइड करेगा, अनुपात के हिसाब से वेतन दिया जाएगा। तो राज्यपाल का वेतन उस अनुपात में दिया जाएगा जैसे कि राष्ट्रपति निर्धारित करे, राष्ट्रपति जैसा निर्धारित करेगा वैसा। राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व, देखो पद ग्रहण करने से पूर्व उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, जो उच्च न्यायालय के जो हाईकोर्ट के जज होते हैं, मुख्य न्यायाधीश अथवा वरिष्ठ न्यायाधीश के सम्मुख अपने पद की शपथ लेता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। राष्ट्रपति, देखो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राज्य के लिए करेगा कोई राज्य के लिए, तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश उसको शपथ दिलाता है। ये याद रखना है आपको। नियुक्ति राष्ट्रपति, लेकिन शपथ उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश उनको शपथ दिलाता है। तो समझ में आ गया फ्रेंड्स, बहुत आसान था, याद रखना है इनको। क्वालिटी आसान है, सिर्फ एक बार पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। राज्यपाल की उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार, तो उनकी क्या क्या उन्मुक्तियां तथा विशेषाधिकार उनको प्रदान किए गए हैं, हम इस लेक्चर में देखने वाले हैं। तो वह अपने पद की शक्तियों के प्रयोग तथा कर्तव्यों के पालन के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। देखो यहाँ क्या लिखा है, ये बात समझना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राज्यपाल अपने पद की शक्तियों के प्रयोग एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। याद रखना है, वो किसी भी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा, राज्यपाल की पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में, राज्यपाल की जो पदावधि के दौरान उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती। देखो राज्यपाल जब पद पे है तो उसके खिलाफ, उसके विरुद्ध किसी भी न्यायालय में किसी भी प्रकार की आपराधिक कार्यवाही नहीं प्रारंभ की जा सकती है। याद रखना, पूछा जा सकता है क्या प्रारंभ की जा सकती है कि नहीं की जा सकती, तो नहीं की जा सकती है ना। जब वह पद पर हो तब उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल यदि पद पे है तो उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। यह भी समझना, पूछा जा सकता है। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात, पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए कार्य के संबंध में कोई सिविल कार्यवाही करने से पहले उसे 2 मास पूर्व सूचना देना होगा। यदि राज्यपाल के ऊपर कोई सिविल कार्यवाही करना है तो उसे 2 महीने पहले उसको सूचना देना पड़ेगा। हमने पढ़े थे सिविल कार्यवाही, सिविल मामले को दीवानी मामले भी कहते हैं, दीवानी
दीवानी मामले भी कहते हैं। दीवानी मामले या वैसे वाले होते हैं, ये क्रिमिनल केस नहीं होते, ये फौजदारी मामले नहीं होते, दीवानी मामले यानी सिविल केस होते हैं। जैसे कि दीवानी मामले के अंतर्गत सामान्य संपत्ति, लड़ाई झगड़े, ऐसे वाले सामान्य। दीवानी मामले यानी सिविल कार्रवाई, आम कार्रवाई, है ना। वो क्रिमिनल केसेस अलग है, जो फौजदारी मामले होते हैं वाले की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दीवानी मामलों की बात हो रही है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है फ्रेंड्स, कौन सी कार्रवाई? सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह पूर्व सूचना देना पड़ेगा। तो देखो यहां से क्वेश्चन कभी बन सकते हैं, इसलिए आपको ये याद रखना है। राज्यपाल की उन्मुक्ति तथा विशेषाधिकार में क्या क्या बातें लिखी गई है, तो ये मैंने आपको बता दिया, है ना। न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यपाल पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में किसी प्रकार का आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। जब वह पद पर हो तो उसकी गिरफ्तारी का आदेश किसी न्यायालय द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। राज्यपाल का पद ग्रहण करने से पूर्व या पश्चात उसके द्वारा किए गए संबंध में कोई सिविल कार्रवाई करने से पहले उसे 2 माह के पहले उसको सूचना देना पड़ेगा कि हम कर रहे हैं करके, है ना। तो 2 माह के पहले ये पूछा जा सकता है। तो ये समझ में आया। अब हम पढ़ने वाले हैं राज्यपाल की शक्तियां तथा कार्य। लेकिन वीडियो हो गया लंबा, तो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे राज्यपाल की क्या शक्तियां उनको प्रदान की गई है, उनके क्या कार्य होते हैं, है ना। विधायी अधिकार भी पढ़ने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रीवियस वीडियो को आप जाके देखें। आप अगर लूसेंट की पॉलिटी पूरी कंप्लीट करना चाहते हैं तो हमने आप लोगों के लिए प्लेलिस्ट बना दी है और आप उसको जाके देख सकते हैं और आसान तरीके से आप लूसेंट को समझ के अपनी तैयारी जारी रख सकते हैं और एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते दोस्तों। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम भाग 6 डिस्कस कर रहे हैं, जो अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक राज्य के बारे में। भाग 5 में संघ के बारे में है और भाग 6 में अनुच्छेद 152 से लेकर 237 तक के राज्य के बारे में। तो कम से कम हमको अनुच्छेद पता होना कि इस अनुच्छेद में क्या लिखा है। तो आइए डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बात करेंगे हम भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152 में राज्य की परिभाषा दी हुई है, राज्यों की परिभाषा दी हुई है। जैसे कि उसमें दिया हुआ था अनुच्छेद 12 में, उसी प्रकार राज्य की परिभाषा 152 में दी हुई है। याद रखना इसको, है ना। तो ये समझ में आ गया आपको। उसके बाद अनुच्छेद 153 डिस्कस करेंगे। इसमें लिखा हुआ है प्रत्येक राज्य का एक राज्यपाल होगा। तो आप जानते होंगे, ये वाला पढ़ लिया हमने। अनुच्छेद 153 में प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, किंतु 7वें संविधान संशोधन 1956 की धारा 6 द्वारा यह जोड़ दिया गया है कि एक ही राज्यपाल 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए राज्यपाल नियुक्त किया जा सकता है। तो समझ में आ गया। अनुच्छेद 154 की बात करेंगे, 154 की। अनुच्छेद आर्टिकल 154 में राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल के पास निहित होगी। राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति होगी वो राज्यपाल के पास निहित होगी, ये लिखा हुआ है। तो याद रखना है। इसके बाद अनुच्छेद 55 की बात करेंगे, राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में दिया हुआ है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह पद धारण करेगा। तो यह मैंने बताया था, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह पद धारण करेगा, यानी राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा सकता है। भारतीय संविधान में राज्यपाल को हटाने का उल्लेख नहीं किया गया है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पर यह पद धारण करता है। अनुच्छेद 156 की बात करेंगे, आर्टिकल 156 में राज्यपाल अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक के लिए बना रह सकता है। यानी कि इसकी कितने वर्ष तक रह सकता है? ये 5 वर्ष तक। तो इसकी पदावधि दी गई है। पदावधि काय में 156 में पदावधि के बारे में दिया गया है। वह अपने पद यानी 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रह सकता है। इस बीच वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है। तो राष्ट्रपति को देगा क्योंकि राष्ट्रपति नियुक्त करता है। तो इस बीच वह अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को दे सकता है, ये लिखा हुआ है। तो यानी ये समझ जाओ कि इसमें अनुच्छेद 156 में पदावधि के बारे में लिखा हुआ है 5 साल रहेगा और अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देगा। अनुच्छेद 157 की बात करेंगे। अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने की अहर्ताएं दी हुई है, यानी कि योग्यता के बारे में दिया हुआ है। तो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो और कोई भी लाभ के पद पे ना हो। तो ये सब इसकी
योग्यताएं हैं, तो याद रखना है आपको 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक हो, कोई लाभ के पद में ना हो, यह अनुच्छेद 157 में दिया हुआ है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 158 की। इसमें वेतन के बारे में दिया हुआ है, राज्यपाल के पद के लिए शर्तें यानी वेतन भत्ते के बारे में दिया हुआ है। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं, राज्यपाल का जो वेतन था वो पहले 1,10,000 था, वर्तमान में 3,50,000 रुपए मासिक वेतन उसे दिया जाता है। 3,50,000 राज्यपाल का वेतन पूछा जा सकता है, याद रखना है। तो अनुच्छेद 58 में वेतन के बारे में दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करेंगे अनुच्छेद 159 की। 58 में वेतन था, 59 में शपथ के बारे में दिया हुआ है या प्रतिज्ञा के बारे में दिया हुआ है। तो राज्यपाल को उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाता है। ये हमने पढ़े थे, नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल की? राष्ट्रपति। लेकिन उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य जिस राज्य का राज्यपाल नियुक्त हो रहा है, तो उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश यानी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, जो मेन चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश, वो शपथ दिलाते हैं। तो याद रखना है, बहुत आसान है। अगला बात करेंगे अनुच्छेद 160 की। तो अनुच्छेद 160 में आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कर्तव्यों का निर्वहन के बारे में दिया हुआ है कि अगर जरूरत पड़ने में कोई दिक्कत आ गई, पैसे की जरूरत पड़ रही है राज्य में, तो राज्यपाल की साइन से आकस्मिकता निधि जो होती है जिसमें पैसा रखा रहता है, वहां से पैसा आसानी से राज्यपाल की सहायता से निकाला जा सकता है। जैसे कि संचित निधि से पैसा निकालना आसान नहीं होता, संचित निधि से विनियोग्य विधेयक पारित करना पड़ता है, लेकिन आकस्मिकताओं निधि जो होती है, आकस्मिकताओं निधि से राज्यपाल की सिग्नेचर से आसानी से पैसा कुछ काम के लिए जरूरत है तो निकाला जा सकता है ना। तो ये समझ में आ गया, राज्य के लिए है ये। अनुच्छेद 161 की बात करेंगे, आर्टिकल 161, इसमें क्षमादान की शक्ति दी गई है। राज्यपाल चाहे तो किसी को क्षमा कर सकता है, माफ कर सकता है, यह राज्यपाल के पास है। तो बहुत आसान है। अनुच्छेद 161 में क्षमादान आदि और कुछ मामलों में दंड, देश के निलंबन, परिहार और ये इसके बारे में दिया हुआ है। यानी कि इतना याद रख लो, माफ कर सकता है राज्यपाल, क्षमादान की शक्ति अनुच्छेद 161 में दी गई है। जैसे राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई थी, उसी प्रकार राज्यपाल को अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 162 की। तो अनुच्छेद 162 में क्या लिखा हुआ है देखते हैं। अनुच्छेद 162 जो है, इसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार बताया गया है कि राज्य की जो कार्यपालिका शक्ति रहेगी उसका विस्तार कितना है उसके बारे में बताया गया। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अनुच्छेद 163 की बात करेंगे। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, है ना। तो राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद होगा, जिसका प्रमुख मुख्यमंत्री होगा, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। यह अनुच्छेद 163 में लिखा हुआ है, इसको याद रख लो आप। राज्य के मंत्री परिषद के बारे में बताया गया है, राज्य के मंत्री परिषद के बारे में अनुच्छेद 163 में बताया गया है ना। तो उसके बाद आगे चलेंगे, अनुच्छेद 164 की बात करते हैं। 164 में मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए गए हैं कि मंत्रियों के बारे में अब अन्य उपबंध कि उनकी मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है, एक बात याद रखना है। और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल ही करता है, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पर करेगा, है ना। तो ये बहुत आसान है। और राज्यपाल प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है ना। तो ये बहुत आसान है, तो ये समझ में आ गया होगा आपको, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। तो अनुच्छेद 164 में क्या है, तो बहुत आसान है। मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध दिए हुए हैं कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करेगा, लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह पे करेगा। आगे चलते हैं अनुच्छेद 165। अनुच्छेद 165 में क्या है फ्रेंड्स, राज्य का महाधिवक्ता के बारे में दिया हुआ है। राज्य का एडवोकेट जनरल, ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, यानी कानूनी अधिकारी होता है। इसके बारे में अनुच्छेद 165 में दिया हुआ है। जैसे कि अनुच्छेद 79 में 79 नहीं है, महान्यायवादी के बारे में दिया हुआ है ना। उसी प्रकार राज्य के अनुच्छेद 165 में राज्य का महाधिवक्ता के बारे में दिया हुआ है ना। तो ये बहुत आसान है, इसके बारे में हमने पढ़ लिए हैं प्रीवियस वीडियो में। अनुच्छेद 166 की बात करते हैं। राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कैसे क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है ना। तो 66 में राज्य सरकार के कार्यों का संचालन कैसा क्या होगा उसके बारे में। अनुच्छेद 167 की बात करेंगे।
राज्यपाल को जानकारी देने आदि से संबंधित मुख्यमंत्री के क्या कर्तव्य होंगे उसके बारे में लिखा है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है। अनुच्छेद 168 की बात करेंगे, राज्यों के विधानमंडल का गठन, ये आता है फ्रेंड्स डायरेक्ट क्वेश्चन। जैसे केंद्र में संसद का गठन अनुच्छेद 79 के तहत किया गया है, यानी आर्टिकल के तहत, वैसे ही राज्यों में विधानमंडल होता है ना। तो अनुच्छेद 168 के तहत, अनुच्छेद 168 के तहत विधानमंडल की बात की गई है, राज्यों के विधानमंडल। तो विधानमंडल के 3 अंग होते हैं, विधानमंडल के 3 अंग होते हैं। विधानमंडल का प्रथम अंग बोलेंगे हम विधानसभा, विधानसभा। उसके बाद होता है विधान परिषद, विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर यानी राज्यपाल। संसद के विधानमंडल के 2 सदन हैं, विधान परिषद और विधानसभा और विधान परिषद और गवर्नर, यानी अंग पूछेगा तो 3। तो विधानसभा जो है वो निचला सदन है और विधान परिषद जो है वो उच्च सदन है। जैसे हमने संसद में पढ़े थे लोकसभा निम्न सदन है और जो राज्यसभा है वो उच्च सदन है, उसी प्रकार विधानसभा जो है वो निम्न सदन है और विधान परिषद जो है उच्च सदन है। तो इनको आपको याद रख लेना है, इंग्लिश में भी इनको क्या कहा जाता है, कई बार क्वेश्चन बनेगा तो आप कंफ्यूजन ना हो बिल्कुल भी वहां पे, है ना। तो विधान परिषद, लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं विधानसभा को और लेजिस्लेटिव काउंसिल कहते हैं विधान परिषद को, और गवर्नर को राज्यपाल कहते हैं। तो ये अनुच्छेद याद रखना है, राज्यों के लिए विधानमंडल के गठन की बात यहां पे कही गई है। आगे बात करते हैं हम, उसके बाद अनुच्छेद आएगा 169। तो 169 में क्या कहा गया है, विधान परिषद का गठन के बारे में बताया गया है कि विधान परिषद का गठन कैसे क्या होगा उसके बारे में लिखा हुआ है। तो बहुत आसान है, विधान परिषद का गठन कैसे होगा, तो बहुत आसान है ये। तो विधान परिषद का गठन, जैसे राज्यसभा का, ये विधान परिषद जो है फ्रेंड्स, विधान परिषद जो है ये स्थायी सदन होता है, विधान परिषद स्थायी सदन होता है। तो इसका गठन कैसे होएगा, तो विधान परिषद का गठन कैसे होएगा, यदि किसी विधान परिषद यानी यदि किसी राज्य में विधान परिषद का गठन करना हो तो उस राज्य के विधानसभा, उस राज्य के जो जितनी भी विधानसभा है, उस राज्य के विधानसभा से 2/3 बहुमत से पारित कर देती है। अगर कोई प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पारित कर देती है कोई राज्य की विधानसभा, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर देगा, तो संसद उस राज्य में विधान परिषद का गठन कर देगा, है ना। तो ये इसकी आयु कितनी होगी, विधान परिषद का सदस्य बनना है तो सेम है 30। कार्यकाल कितना है इसका, तो इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है 6 वर्ष, जबकि इसका कार्यकाल तो होता ही नहीं विधान परिषद का, क्योंकि ये तो स्थायी सदन है, अस्थायी थोड़ी है, स्थायी है, यानी विघटित नहीं होती, है ना। तो ये आ गया समझ में। तो बहुत आसान है, वर्तमान में जो है भारत के 8 राज्यों में मात्र विधान परिषद है। वर्तमान में भारत के 8 राज्यों में विधान परिषद है दोस्तों, वर्तमान में भारत के 8 राज्यों में सिर्फ विधान परिषद है, वो 8 सॉरी मैंने गलत बता दिया, विधान परिषद भारत में केवल 6 राज्यों में है, याद रखिए 6 राज्यों में। कौन से, तो उत्तर प्रदेश में है 99 सीट है वहां पे, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, तेलंगाना में है। तो ऐसा करके मात्र भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। तो लूसेंट की बुक में हम जब विधान परिषद वाला टॉपिक आएगा तो वहां डिटेल में हम पढ़ेंगे, तो इंतजार करें हमारे लेक्चर का। अब बात करेंगे हम अनुच्छेद 169 के बाद 170 की। तो अनुच्छेद 170 में क्या लिखा है, विधान सभा का गठन के बारे में बताया गया है। बहुत आसान है, 69 में विधान परिषद और 70 में क्या है, 170 में विधान सभाओं के बारे में। तो इसके बारे में भी लूसेंट में जब दिया हुआ है तो हम पढ़ेंगे। 170 के बाद आएगा क्या, 171। तो 171 में क्या दिया हुआ है, तो 171 में विधान परिषदों की संरचना कैसी रहेगी विधान परिषद की, उसके बारे में बताया गया है। फिर बात करेंगे अनुच्छेद 172 की, राज्यों के विधानमंडल की अवधि कितनी होगी वो बताया गया है यहाँ पे। तो ये सब हम पढ़ेंगे लूसेंट में, ये सिर्फ अनुच्छेद डिस्कस कर रहा हूं। राज्यों के विधानमंडल की सदस्यता के लिए अहर्ताएं क्या क्या योग्यता रहेगी अगर विधानमंडल का सदस्य बनना है तो ये बताया गया है यहाँ पे। तो विधानसभा के लिए 25 है, विधानसभा के लिए 25 और विधान परिषद के लिए 30। इसका कार्यकाल 5 वर्ष, इसका कार्यकाल 6 वर्ष, यानी सदस्यों की बात हो रही है। तो इसका कार्यकाल सदस्यों का भी 5 वर्ष ही है, क्योंकि उनका भी कार्यकाल 5 है, लेकिन यहाँ पे ये अस्थायी है, तो यहाँ के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। तो ये भी हम पढ़ेंगे जब आगे डिटेल में आएगा।
अनुच्छेद 174 में बात करेंगे राज्य के विधान मंडल के सत्र कैसे क्या आयोजित होंगे उसके बारे में बताया गया है। 75 में है सदन और सदन में अभिभाषण कौन तैयार करेगा क्या उसके बारे में। अनुच्छेद 176 में राज्यपाल का विशेष अभिभाषण की बात की गई है ना। तो उसके बाद अनुच्छेद 170 में सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार, महाधिवक्ता के क्या क्या अधिकार रहेंगे ये सब हम पढ़ेंगे आगे। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 178 कहता है विधानसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होगा, तो एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष। तो ये इनके बारे में हर राज्यों के एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, आपने देखे होंगे है ना। एक प्रोटेम स्पीकर होता है। तो ये अनुच्छेद 179 में क्या बताया गया, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद त्याग कैसा करेंगे उनके बारे में, तो ये देख सकते हैं आप। अनुच्छेद 180 में भी ये है, 181 में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को हटाने की प्रक्रिया के बारे में, 182 में विधान परिषद का सभापति और उपसभापति। तो विधान परिषद का भी एक सभापति होता है और उपसभापति होता है ना। तो ये यहाँ पे आप इसको देख सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताने की कोशिश किया क्योंकि हम लूसेंट में लेक्चर डाल चुके हैं, ये वाला राज्यपाल वाला, राज्य की कार्यकारिणी। तो कौन से अनुच्छेद में क्या लिखा है कम से कम ये तो जानकारी के लिए पता होना है ना। वनडे एग्जाम में तो नॉर्मली क्वेश्चन आते हैं सिर्फ, लेकिन जानकारी के लिए पता होना। तो राज्यों के विधानसभा का सचिवालय के बारे में दिया हुआ है यहाँ पे अनुच्छेद। तो ये 88 आ गया, 89 आ गया। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है ना। राज्य की कार्यपालिका डिस्कस कर रहे थे हम। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। इस लेक्चर में इतना ही। अब हम लूसेंट का आगे का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम क्या करेंगे, राज्यपाल की शक्तियां और कार्य, उसके बाद जो है विधान परिषद, विधानसभा, इन सबको डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक्स फॉर वाचिंग। नमस्ते।